देश भर में जल्द ही लागू किए जाने वाले जीएसटी बिल में लगाए जा रहे टैक्सों को लेकर व्यापारी और आम लोग काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसी बात को लेकर एवन न्यूज की टीम ने देश के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट और बाबा जसवंत सिंह डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मदन मोहन भसीन से बातचीत की। आइए देखते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं वरुणेंद्र कथूरिया और आज हमारे साथ में है श्री एम भसीन जी। भसीन साहब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो कि बहुत बड़ी चीज़ों को डील करते हैं और आज हम उनसे जानेंगे कि जो हमारे वित्त मंत्री जीएसटी लेकर आ रहे हैं, जीएसटी का भारत की जनता पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उत्पादकों पे और विक्रेताओं पे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जीएसटी पर इनसे हम गंभीर चर्चा करेंगे। सर, ये कितने प्रकार का जीएसटी है? जीएसटी 3 प्रकार का है, सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी है सेंट्रल जनरल गुड्स सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी है इंटरस्टेट गुड्स सर्विसेज टैक्स और एसजीएसटी है स्टेट गुड्स सर्विसेज टैक्स। जैसे सबको मालूम है 31 स्टेट्स हैं तो एसजीएसटी 31 होंगे और यूनियन टेरिटरी 5 हैं तो 5 और 31 36 जो हो गए वो एसजीएसटी हो गए और बाकी सीजीएसटी और आईजीएसटी सेंटर का विषय है। सर, इनका आपस में क्या लिंक है? जो सीजीएसटी है वो आईजीएसटी से एडजस्ट हो सकता है और जो एसजी और आईजीएसटी है वो सीजीएसटी से एडजस्ट हो सकता है, परंतु जो एसजीएसटी है वो आईजीएसटी से एडजस्ट हो सकता है परंतु सीजीएसटी से एडजस्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब इनका मॉडरेट सीजीएसटी और आईजीएसटी का मॉडरेट तो एसजीएसटी में नहीं मिलेगा और एसजीएसटी का मॉडरेट सीजीएसटी में नहीं मिलेगा। सर, ये सप्लाई गुड्स का क्या मतलब है? कोई भी चीज़ जो मूव करती है, पेन है, गिलास है, कुछ भी चीज़ मूव करती है वो गुड्स है। और दूसरा ये है कि कोई भी एक्टिविटी है वो सर्विस है। इसका मतलब ऑलमोस्ट वर्ल्ड में सब चीज़ें हैं जो कि सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी के अंडर आ गई हैं अनटिल अनलेस स्पेसिफिकली उनको डिनाई किया गया है। मेन दिक्कत यहाँ आती है कि पहले कुछ सर्विसेज जो थी वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में जैसे माफ़ थी, उनको काफ़ी बड़ी एग्जम्पशन थी। वो काफ़ी चीज़ों पर इसका असर पड़ेगा क्योंकि अभी एग्जम्पशंस बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुई हैं। तो इसलिए जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स वाली एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी चाहे वो रिलीजियस है, कमर्शियल है, उन्होंने उसको सर्विस मान लिया है। कोई भी मूवेबल गुड्स है उसको इन्होंने गुड्स मान लिया है। तो इसलिए इतना बड़ा नेटवर्क इसका एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी का तैयार हो गया है कि उसमें से उस डेफिनेशन से अनटिल अनलेस आपको एग्जम्पशन दिया गया है, आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी को देना पड़ेगा। टैक्स ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स नहीं है। अगर कोई चीज़ आसाम में बनी है और कंज्यूम बिहार में हुई है तो टैक्स बिहार में लगेगा। अगर कोई चीज़ बिहार में बनी है और कंज्यूम तमिलनाडु में हुई है तो टैक्स तमिलनाडु में लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस स्टेट्स में पॉपुलेशन ज़्यादा है जैसे यूपी, बिहार और प्रोडक्शन कम है उन स्टेट्स को फ़ायदा ज़्यादा होगा। कुछ स्टेट्स जैसे तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन स्टेट्स में प्रोडक्शन ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है तो इन स्टेट्स को नुकसान होगा। यूपी और बिहार को बहुत फ़ायदा होने वाला है। सर, ई कॉमर्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ई कॉमर्स पे इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा क्योंकि अभी जो माल है गुड़गांव से दिल्ली फ्रीली आ जाता है, परंतु अब ई कॉमर्स वाले को दिल्ली का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर उसका माल मेरठ में जाता है तो मेरठ का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसका माल बाय द वे जम्मू जाता है ई कॉमर्स के थ्रू तो उसको जम्मू में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसका मतलब ई कॉमर्स वाले को सब जगह से टोटल उसको 36 यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स मिला के रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे, तब वो उन स्टेट्स में माल बेच पाएगा। सर, ई कॉमर्स, टेलीकॉम, मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ई कॉमर्स वालों को सबको हर स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और टेलीकॉम पे 18% टैक्स है। इसका मतलब आपका टेलीफोन का बिल में 18% सर्विस टैक्स या जीएसटी लग कर आएगा। और दूसरा हैंडसेट मोबाइल पे 12% टैक्स है। एंटरटेनमेंट और वालों को बहुत नुकसान होगा। टेलीकॉम पे काफ़ी असर पड़ेगा क्योंकि टेलीकॉम में मॉडरेट 1% है। इसका मतलब 17% गवर्नमेंट के खाते में जाएगा, 1% टेलीकॉम कंपनियों में आएगा। इससे रेवेन्यू गवर्नमेंट का बहुत बढ़ेगा, परंतु ये सब बर्डन पब्लिक के ऊपर पड़ेगा।
ई कॉमर्स में उनको स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जिससे कि उनको बहुत मुश्किलें आएंगी। हर स्टेट में 5 फॉर्म, 3 रिटर्न, 1 एनुअल रिटर्न, 37 रिटर्नें भरनी पड़ेंगी। अगर हमारी स्टेट्स जितनी भी यहाँ यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनको जोड़कर अगर 37 रिटर्नों से मल्टीप्लाई किया जाए तो ई कॉमर्स वाले को इतनी रिटर्नें भरनी पड़ेंगी और इतना वॉल्यूमिनस काम हो जाएगा। सर इसका मतलब मैं मानूँ कि पेपर वर्क बढ़ जाएगा। मोदी जो पेपरलेस करने की और जितना भी सरकारी तंत्र कम करने की बात कर रहे थे, ये उसके ठीक विपरीत जा रहा है। इससे लोगों को टैक्स का भार भी बढ़ेगा और जो टैक्स की अलग अलग राज्यों में प्रतिक्रिया भी बढ़ेगी। देखिए, इसमें जो है पेपर वर्क नहीं बढ़ेगा, परंतु कंप्यूटर वर्क जरूर बढ़ जाएगा। परंतु इसमें सबसे जो नुकसान होने वाला है वो अनरजिस्टर्ड डीलर को होने वाला है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड डीलर का परिचय में मॉडवेट लोगों को मिलेगा नहीं और उसको मॉडवेट दे के लाना पड़ेगा। तो कोई भी डीलर ये नहीं चाहेगा कि मैं अनरजिस्टर्ड रहूं। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा जो नाइटमेयर है वो अनरजिस्टर्ड डीलर पर आएगी और अनरजिस्टर्ड डीलर ऑलमोस्ट गायब हो जाएगा सीन से और धीरे धीरे सब रजिस्ट्रेशन लेके अंदर आ जाएंगे जीएसटी के दायरे में। मतलब इससे सरकार में जो टैक्स देने वाले हैं उनका दायरा बढ़ जाएगा। सरकार में टैक्स देने वाले का दायरा बढ़ जाएगा, रेट्स बढ़ जाएंगे। और सबसे इसमें और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि व्यापारियों को मैं ये सलाह दूंगा कि अपना 31-30 जून का स्टॉक मिनिमम रखें, क्योंकि ये जो स्टॉक है इस पे उन्होंने एक्साइज भी दिया हुआ है, वैट भी दिया हुआ है, मार्जिन पे वैट भी दिया है, मार्जिन पे एक्साइज भी दी हुई है। परंतु वो 1 जुलाई को जो लेंगे वो जो CGST SGST देंगे उसका उनको पूरा मॉडवेट मिल जाएगा। अब इसलिए मेरी उनको ये सलाह है कि अपना 30 जून को अपना स्टॉक मिनिमम से मिनिमम रखें, जिससे उनको फ्रेश बिल पे सब मॉडवेट का बेनिफिट मिल सके। सर इससे जो आम कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, इसको क्या लाभ रहने की संभावना है? आम उपभोक्ता को तो इससे कुछ असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि परंतु ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ों पे रेट सिमिलर ही हैं। तो परंतु जहाँ जहाँ रेट्स बढ़ाए गए हैं वहाँ उपभोक्ता को पड़ेगा। परंतु इसमें जो टूरिस्ट आया हुआ है बाहर से उसको बहुत फ़ायदा होने वाला है। वो टूरिस्ट अपने सारे बिल अपने इकट्ठे कर ले और अपने इकट्ठे करके एयरपोर्ट पे वो सारे बिल दिखाए और गुड्स दिखाए। जैसे अगर उसने 4 विस्की की बोतलें खरीदी हैं, 10 किलो बादाम खरीदा है, 5 कपड़े खरीदे हैं, 6 पैंटें खरीदी हैं, 1 टीवी खरीदा है, बाय द वे कैमरा खरीदा है, वो सारे के सारे चीज़ें वहाँ दिखाए और बिल दिखाए, उसको सारा का सारा एयरपोर्ट पर ही GST रिफ़ंड हो जाएगा। तो इससे टूरिज़्म को बहुत महत्व मिलेगा और टूरिज़्म को बहुत बढ़ावा मिलेगा। कोई GST की कोई और विशेषता ऐसी महसूस करते हैं जो अभी हमारे दर्शक ना जानते हो, जिन्हें आप बताना चाहें वो बताएं सर। देखिए, GST अब ये पॉसिबल नहीं है कि ना आए, इसलिए इसको जितना जल्दी अडॉप्ट कर लिया जाए उतना अच्छा है। और इसमें गवर्नमेंट ने फैसिलिटेशन सेंटर खोल दिए हैं। अगर आप रिटर्न नहीं भर सकते तो आप अपना डेटा लेके वहाँ जाइए, वो फैसिलिटेशन सेंटर आपकी मदद करेंगे और आपका डेटा अपलोड कर देंगे। इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत कम डालनी है। वो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के ज़रिए ऑटोमेटिकली अदर जगह एक्सपोर्ट हो जाएगी। इसलिए वो जो अभी बहुत बड़ा वॉल्यूम दिखता है वो एक्चुअल में इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं है, परंतु इनिशियली बहुत बड़ा दिखता है। एक्चुअल में वो इतना बड़ा नहीं है। परंतु ये ज़रूर है कि अब डीलर को ये है कि उसको ये भी देखना पड़ेगा कि उसका जो माल बेचा हुआ वो पैसा आ जाए और वो जिसका पैसा देना है दे दे, क्योंकि जब तक वो पैसा रियलाइज़ नहीं होगा उसको मॉडवेट का क्रेडिट नहीं मिलेगा। सर इससे क्या महसूस करते हैं कि इनकम टैक्स का जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ेगा? जब सेल्स बढ़ेगी तो इनकम टैक्स का वॉल्यूम ज़्यादा अपने आप आएगा, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट का ये एस्टिमेट है कि हमारा GDP में 2% का ग्रोथ हो जाएगा। 2% के ग्रोथ से इसका मतलब सेल्स 2% बढ़ेगी। तो अगर सेल्स 2% बढ़े और उस सेल्स का नेट प्रॉफिट लिया जाए और नेट प्रॉफिट का टैक्स कैलकुलेट किया जाए तो काफ़ी महीने में इनकम टैक्स में बहुत बढ़ोतरी आने वाली है। जो भ्रष्टाचार है, आर्थिक भ्रष्टाचार खास तौर पे, उस पर क्या लगाम लगेगी? इससे काफ़ी हद तक लगाम लग जाएगी, क्योंकि अभी तो जो एक्सपोर्टर है वो अपनी सर्विसेज और गुड्स के एक्सपोर्ट करने के बाद वहाँ से रिफ़ंड लेने जाता है सर्विस टैक्स का या एक्साइज का या वैट का, उसको लेने में बहुत दिक्कत आती है। परंतु CGST, IGST और SGST लगने के बाद वो रिफ़ंड उसकी रिटर्न में जो दिखाया जा रहा है उसका ऑटोमेटिकली उसके बैंक अकाउंट से नीला है, रिफ़ंड ऑटोमेटिकली आएगा। अभी तक गवर्नमेंट की ये घोषणा है। अगर ये रिफ़ंड ऑटोमेटिकली आता है तो इससे ये सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि जो अभी तक डीलर को रिफ़ंड लेने के लिए बार बार वार्डों के और उसके चक्कर काटने पड़ते हैं वो नहीं काटने पड़ेंगे। सर जो इनकम टैक्स और सेल टैक्स में भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, जो अभी तक फाइलों में अकाउंट्स को क्लियर करने के लिए उसकी जो
एनुअल रिटर्न को क्लियर करने के लिए जो भ्रष्टाचार कर रहे थे, इसमें क्या लगाम लगेगी? इसमें डेफिनेटली लगाम लगेगी, क्योंकि इसमें जो है SGST, CGST, IGST के कंसेप्ट में मैनलेस है। तो इसलिए ये सारा जो है कंट्रोल रिटर्न्स पे और डेटा पे नहीं है। अगर जहाँ भी कंट्रोल करेंगे ये लोग फिजिकली करेंगे, तो क्योंकि ये मैनलेस है इसलिए भ्रष्टाचार कम होगा। सर, आप CA भी हैं और बहुत सारी सामाजिक और CA की संस्थाओं से भी जुड़े हैं, हमारे दर्शकों को थोड़ा इस विषय में भी बताएं। मैं मास्टर ऑफ कॉमर्स हूँ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, और मैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का फेलो मेंबर भी हूँ, और मैं ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स का मेंबर भी हूँ, और मैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ट्रेनर टू द ट्रेनर भी हूँ, और मैं एक हमारी संस्था है भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट, उसका मेंटर हूँ और एंटरप्रेन्योर सिलेक्शन का चेयरमैन हूँ। उसमें हम लोग जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स आते हैं उनको मदद करते हैं कि उनको सेल्स टैक्स, वैट, एक्साइज, ESI, प्रोविडेंट फंड और दूसरे लॉज की क्या इम्प्लिकेशंस हैं और उनको कैसे इससे निपटना चाहिए। हमारी सर्विसेज BOST की ओपन है, और हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक से टाई अप है। वहाँ से हम न्यू एंटरप्रेन्योर को फर्स्ट जनरेशन के होने चाहिए, उनको लोन भी दिलाते हैं और उनको डे टू डे मेंटरिंग भी करते हैं। हमारे पास डिफरेंट मेंटर हैं अलग अलग टेक्निकल फील्ड के, जो कि एंटरप्रेन्योर्स को मदद करते हैं उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए। भसीन साहब, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जो वर्किंग कैपिटल है उस पर क्या असर पड़ने वाला है इसका? बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स को अब सेल्स माना गया है। एक फैक्ट्री से अगर हमारा बॉम्बे में माल गया तो माल जाते ही हमको टैक्स देना पड़ेगा, और अदरवाइज़ पहले हम बॉम्बे में स्टॉक ट्रांसफ़र करते थे और बॉम्बे की सेल्स जैसे जैसे होती थी वैसे वैसे टैक्स देते थे। परंतु अगर फैक्ट्री गुवाहाटी में है और सेल डिपो बॉम्बे में है तो गुवाहाटी के गेट से निकलते ही टैक्स CGST और IGST देना पड़ेगा। उससे क्या नुकसान होगा कि वो टैक्स जो है हमारी जेब से जाएगा, और वो माल 6 महीने में बिके, 1 साल में बिके, 2 साल में बिके, टैक्स तब रिकवर होगा, परंतु पहले ही हमारी जेब से टैक्स चला जाएगा। तो इसका मतलब टैक्स चोरी पे तो काफ़ी हद तक लगाम लग जाएगी। टैक्स चोरी पे लगाम लग जाएगी, परंतु ये सारा टैक्स पहले व्यापारी की जेब से जाएगा और वो इन ड्यू कोर्स आएगा। इसका मतलब कि गवर्नमेंट को टैक्स इन एडवांस, बिना सेल किए टैक्स इन एडवांस मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, ये हमारे साथ है श्री MM भसीन।